नमस्कार, मैं हूं नवजोत और हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिन वायदों की बदौलत सत्ता में आने में कामयाब हुई, उनमें एक बड़ा वायदा गंगा की सफाई का भी है। चुनावों में गंगा को निर्मल बनाने का मुद्दा जितनी मजबूती के साथ उठा, उसने अब इसे वोट बैंक की सियासत का हिस्सा भी बना दिया है। लिहाजा गंगा की सफाई की योजना पर अब समूचे देश की निगाहें लगी हुई हैं। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि अब तक गंगा की सफाई की तमाम परियोजनाओं के हाथ नाकामी ही लगी है। कई हजार करोड़ रुपए गंगा के पानी में बह गए, लेकिन गंगा मैली ही रही। गंगा का मौजूदा हाल देखकर सिर्फ आह निकलती है, हे गंगा। पवित्र पावनी पापनाशनी गंगा। गोमुख से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा 2500 किलोमीटर से लंबा सफर तय करती है। सदियों से गंगा न सिर्फ करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रही है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का भी प्रतीक है। हिंदू धर्म में गंगा नदी कर्मकांड का अनिवार्य हिस्सा है। गंगा साधारण नहीं है। गंगा को हम चलती हुई बहती हुई पानी को नहीं मान सकते हैं। गंगा साक्षात देवी है, ईश्वर का मतलब अंश है। मगर आज गंगा मैली हो चुकी है, इतनी मैली कि इसे साफ करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। फिर भी एक सपना करोड़ों लोगों के दिलों में बसा है। ये सपना है गंगा को पहले की तरह स्वच्छ और निर्मल बनाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी यह सपना देश के सामने रखा था। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने वादे के मुताबिक नदी विकास मंत्रालय से गंगा सफाई अभियान को जोड़कर साफ कर दिया कि उनकी सरकार के लिए गंगा सफाई का मिशन कितना अहम है। गंगा सफाई के आंदोलनों से जुड़ी रही उमा भारती को नरेंद्र मोदी ने इस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उमा भारती ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। उन्नीस 1986 में राजीव गांधी सरकार ने गंगा को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान शुरू किया था। करीब 30 साल बाद एक बार फिर गंगा की सफाई का मुद्दा सरकार के प्रमुख एजेंडे में आ चुका है। जल संसाधन और गंगा सफाई अभियान मंत्री उमा भारती ऐलान कर चुकी हैं कि उनका मंत्रालय 3 महीने के भीतर गंगा सफाई के लिए एक बड़ी कार्य योजना के साथ देश के सामने आएगा। 90 दिन में मेरा विभाग गंगा की स्वच्छता को लेकर एक समग्र और समन्वित कार्य योजना को देश के सामने पेश करेगा। मैंने पर्यावरण, पर्यटन, जहाजरानी और जल संसाधन विभाग की बैठक की है। हमने अपने अपने विभागों को कहा है कि आप लोग समय समय पर एक दूसरे से मिलते रहिए और एक कार्य योजना को तैयार कीजिए। गंगा सफाई के लिए मोदी सरकार के बड़े इरादों के बाद गंगा भी वोट बैंक की सियासत का हिस्सा बनने लगी है। करोड़ों लोगों की आस्था निर्मल गंगा के मुद्दे से जुड़ी हुई है। लिहाजा पक्ष और विपक्ष सभी गंगा सफाई के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं। ये अभियान चलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सरकार ऐसा कोई भी कदम उठाती है जिससे गंगा साफ हो,
उसका हम समर्थन करेंगे। गंगा की विरलता और निर्मलता जो हम सब की भावनाएं हैं, उन भावनाओं के अनुरूप कार्य होता भी दिखाई देगा। लेकिन मोटे अनुमान के मुताबिक गंगा को साफ करने के लिए अब तक करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन गंगा अब भी मैली है। दरअसल गंगा के सफाई अभियान के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हुआ है। यही वजह है कि गंगा की सफाई के मिशन को विश्व बैंक भी हाई रिस्क प्रोजेक्ट करार दे चुका है। एक तो मिनिमम फ्लो जितना होना चाहिए रिवर में वो है नहीं। दूसरा ये है इसमें पोल्यूशन काफी हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि वो गंगा की सफाई के लिए साबरमती नदी के सफाई के मॉडल को अपनाना चाहते हैं। लेकिन साबरमती सिर्फ 370 किलोमीटर लंबी है, जबकि गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। लिहाजा बड़ा सवाल यह है कि कैसे पूरा होगा निर्मल गंगा का संकल्प। लगभग 3 दशक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर 1986 में पहला गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। योजना का जोर 100 से ज्यादा छोटे बड़े शहरों से गंगा में गिरने वाली गंदगी को साफ करने पर था। उम्मीद थी कि इससे गंगा का पानी साफ रहेगा। अब मोदी सरकार की योजना से भी ऐसी ही उम्मीद जगी है, लेकिन जानकारों की माने तो पुरानी योजना पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी है, क्योंकि गंगा की समस्या का स्वरूप ही बदल चुका है। गंगा वो नदी है जिसका जिक्र पुराण और वेदों में भी है। कहते हैं कि धरती पर आने से पहले गंगा स्वर्ग में रहा करती थी। ये मान्यता गंगा से जुड़ी आस्था का प्रतीक है, लेकिन इसमें शक नहीं है कि गंगा के पानी की तरह इस धरती पर किसी और नदी का पानी नहीं है। इस नदी से जितनी आस्था लोगों की जुड़ी है, उतनी इस धरती पर किसी और चीज से नहीं जुड़ी है। और शायद यही वजह है कि जब गंगा की इस हालत पर संत समाज और पर्यावरण की चिंता करने वालों ने सवाल उठाना शुरू किया, तो सरकार गंगा को फिर से साफ सुथरा करने के लिए आगे आई। पर्यावरण मंत्रालय ने 1984 में गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए योजना बनाई, जिसकी शुरुआत 1986 में हो सकी। तब से वक्त वक्त पर गंगा को साफ करने के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन गंगा की हालत बद से बदतर होती चली गई। गंगा को साफ करने के लिए काफ़ी फंड्स इसमें खर्च किया गया है, लेकिन बेसिक आइडिया ये था कि गंगा को एक मिनिमम क्वालिटी, बेदिंग क्वालिटी, एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक बेदिंग क्वालिटी होता है, उसी के आसपास लेके उसको साफ करना है, लेकिन हुआ नहीं। सवाल यह है कि गंगा की स्थिति क्यों नहीं सुधरी। ये समझने के लिए हमें समझना होगा कि गंगा वो नदी है जो गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। गंगोत्री से गंगा सागर के तटों तक गंगा के किनारे और उसके आसपास करीब 100 शहर बसे हैं, जिसमें 40 करोड़ लोग रहते हैं। गंगा के मैली हो जाने में इन शहरों से निकलने वाली सीवेज और गंदगी, औद्योगिक कचरा प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। कुछ मोटे आंकड़ों से समझा जा सकता है कि शहरों से निकलने वाला कचरा गंगा को कैसे प्रदूषित कर रहा है। गंगा में हर मिनट 11 लाख लीटर मल गिरता है। हर साल 15,000 टन राख गंगा में फेंकी जा रही है। हर साल 40,000 शवों का गंगा के किनारे दाह संस्कार किया जाता है। 140 से 200 टन अध जले शव हर साल गंगा में फेंक दिए जाते हैं। इसके साथ औद्योगिक कचरे ने गंगा के पानी को रासायनिक जहर में बदल दिया है। यही वजह है कि गोमुख से निकली गंगा का जो पानी निर्मल और स्वच्छ होता है, वो वाराणसी तक आते आते नहाने के लायक भी नहीं रह जाता। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां की जनता से उन्होंने स्वच्छ गंगा का वादा किया है। लेकिन जाहिर है उनकी मंत्री उमा भारती के लिए ये चुनौती आसान नहीं है। यूपी में आप देखेंगे तो बहुत सारे
पोल्यूशन के कारण आपको दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज हो गए हैं, इलीगल कॉलोनीज हो गए हैं, इलाहाबाद, वाराणसी और आपका जो कानपुर और वाराणसी का जो स्ट्रेच है काफी पोल्यूटेड है। जानकारों का मानना है कि गंगा की सफाई के लिए शुरू किए गए अब तक के अभियान बुनियादी रूप से सीवेज के ट्रीटमेंट पर आधारित रहे हैं। गौमुख से गंगा सागर तक गंगा 4 प्रमुख राज्यों से गुजरती है। ये राज्य जितना सीवेज गंगा में डालते हैं उसके एक छोटे से हिस्से को ही ट्रीट करने की क्षमता रखते हैं। उत्तराखंड गंगा में गिरने वाली 61.35 MLD सीवेज में से 21.35 MLD को ही साफ करने की क्षमता रखता है। उत्तर प्रदेश 937.5 MLD में से 468.9 MLD, बिहार 407.2 MLD में से 169.4 MLD और पश्चिम बंगाल 1317.3 MLD में से 548.4 MLD सीवेज ही साफ कर पाता है। जानकारों का मानना है कि जहां सीवेज को साफ करने की क्षमता की कमी है, वहीं गंगा के प्रदूषित होने की क्षमता अब महज सीवेज सफाई की ही नहीं रह गई है। जानकारों के मुताबिक गंगा की असली समस्या अब 3 तरह की कमी की हो गई है। पानी ढोने की क्षमता में कमी, पानी की गुणवत्ता में कमी और जलधारा की रफ्तार में कमी की हो गई है। जाहिर है मैली गंगा की समस्या को अब सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट के जरिए ही नहीं सुलझाया जा सकता है। जानकारों का मानना है कि जब तक गंगा की सफाई को गैर परंपरागत तकनीक और गैर परंपरागत तरीके से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक स्वच्छ और निर्मल गंगा का सपना सपना ही रहेगा। साक्षी खन्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7। गंगा की ऑक्सीजन ढोने की क्षमता लगातार कम हो रही, प्रदूषण बढ़ रहा है। जानकार इसकी वजह गंगा की जलधारा के प्रवाह का धीमा पड़ना बताते हैं। दरअसल नदी का प्रवाह प्रदूषण कम करने में अहम किरदार निभाता है, लेकिन पिछले कुछ दशक में गंगा में पानी कम होता जा रहा है। इससे प्रवाह कमजोर हो गया है। बिजली परियोजनाएं, सिंचाई के लिए बनी नहरें और शहरों के नालों को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। सदा नीरा रहने वाली गंगा नदी पहले जैसी नहीं रह गई है। एक तरफ प्रदूषण ने गंगा को मैला कर दिया है, तो दूसरी तरफ गंगा और उसकी सहायक नदियों पर चल रही तमाम परियोजनाओं ने गंगा की अविरल धारा को धीमा कर दिया है। जानकारों का मानना है कि गंगा का प्रवाह धीमा पड़ जाना नदी के प्रदूषण को बहुत बड़ी समस्या में बदल रहा है। धीमी जलधारा की वजह से ही गंगा प्रदूषित कचरा अपने साथ बहाकर आगे नहीं ले जा पाती, जिसकी वजह से ये लगातार मैली होती जा रही है। गौमुख से निकलते ही गंगा जैसे टिहरी पर पहुंचती है, वहां पर बना विशाल बांध इसकी धारा को रोक देता है। हकीकत यह है कि उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर 1,30,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन या प्रस्तावित हैं। ये परियोजनाएं गंगा के लिए ही नहीं, आसपास के जंगल और जनजीवन के लिए मुसीबत बन गई हैं। मैंने तो गंगा माँ से संकल्प ले रखा है कि गंगा माँ हम बंदी हो जाएंगे, पर लेकिन हम तुमको पहाड़ों के अंदर जेल में जाने, पहाड़ों के माँ मानी पहाड़ों के अंदर जाएंगे, बाहर नहीं दिखे। एक प्रकार से माँ भी जेल में जा रही हैं। हमको इस बात की दुख है, एक तो हमारी माँ को हमसे छीन रहे हैं, स्वतंत्रता देखने के लिए हमको छीन रहे हैं, और एक तो हमारा जंगल, पाला हुआ जंगल को खत्म कर रहे हैं। दूसरा जो हमारे घर मकान है उसको उजाड़ रहे हैं। तो माने हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? विरोध में दम भी है। एक बार बांध पूरी तरह से बन गया तो उसके बाद मंदाकिनी नदी का 90% पानी बड़ी बड़ी सुरंगों में धकेल दिया जाएगा। उत्तराखंड में करीब 8 ऐसी परियोजनाएं हैं जो गंगा के पानी को बांध रही हैं। यहां से गुजरने के बाद ही गंगा हरिद्वार पहुंचती है। यहां से गंगा पहाड़ से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, जब उसका सामना दूसरी समस्या से होता है। मैदानी इलाके में गंगा के पानी का 90% हिस्सा खेती के लिए नहरों की तरफ मोड़ दिया जाता है। हरिद्वार, बिजनौर और नरोरा में बड़ी बड़ी नहरें हैं जो गंगा के पानी को अपने साथ ले जाती हैं। हरिद्वार के आगे गंगा में नाम मात्र का पानी ही रह जाता है। यही वजह है कि उसका प्रवाह धीमा हो जाता है और वो प्रदूषण से मुकाबला नहीं कर पाती।
वहाँ पे तो पानी स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम है कि बहुत सारे डैम्स बन रहा है और पानी खींच रहा है वहीं से, तो वहाँ पे आपका इकोलॉजिकल फ्लो है नहीं। हरिद्वार के बाद गंगा का प्रवाह ही कम नहीं हो जाता, बल्कि वो यहीं से सीधे गिरने वाले कचरे से प्रदूषण का शिकार भी होने लगती है। आइए हरिद्वार से वाराणसी तक गंगा कैसे प्रदूषण का शिकार होती है, ये भी जान लेते हैं। हरिद्वार तक 12 नगर निगमों से 79 MLD सीवेज गंगा में आकर मिलता है। कानपुर में चमड़े के करीबन 450 कारखाने हैं। विश्व बैंक इन कारखानों को दूसरी जगह ले जाने की सिफारिश कर चुका है। इलाहाबाद में कम से कम 58 नाले हैं जो सीधे गंगा से जाकर मिलते हैं। वाराणसी में 33 नालों के जरिए रोजाना 350 MLD सीवेज गंगा में जाकर मिलता है। यह आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि हम गंगा का किस तरह से दोहन कर रहे हैं और गंगा का पवित्र पानी कैसे धीरे धीरे जहर बनता जा रहा है। इसका बड़ा सबूत गंगा में डॉल्फिन की घटती तादाद भी है। 1982 में गंगा में जहां 5000 डॉल्फिन थी, वहीं अनुमान है कि अब इनकी संख्या महज 1800 के आसपास रह गई है। खबरों के मुताबिक गंगा की स्थिति को देखते हुए उमा भारती का मंत्रालय नदियों को विकसित करने की बहुउद्देशीय 8 सूत्रीय योजना पर काम कर रहा है। खबरों के मुताबिक योजना गंगा सफाई अभियान पर भी लागू होगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि योजनाएं कागज पर जितनी शानदार नजर आती हैं, उन्हें लागू करना उतना ही मुश्किल होता है। The cleaning of Ganga can be taken up at a larger scale. These small and petty things are not going to help, because you are not going to deploy millions of police people to keep an eye on millions of people. मगर ऐसा नहीं है कि दुनिया में प्रदूषित नदियों की तकदीर नहीं बदली गई है। ब्रिटेन में टेम्स, यूरोप में राइन और डेन्यूब नदियों को कई दशक के प्रयास के जरिए प्रदूषण मुक्त बनाया गया है। भारत में भी गुजरात की साबरमती नदी का उदाहरण दिया जाता है, जिसके किनारे बने घाट अब पिकनिक स्पॉट में बदल चुके हैं। सवाल है, जब तमाम नदियों की तकदीर बदली जा चुकी है, तब गंगा को प्रदूषण मुक्त क्यों नहीं किया जा सकता? साक्षी खन्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7। भारत में गंगा की सफाई का मुद्दा पर्यावरण की चिंता से ज्यादा धार्मिक चिंता से जुड़ा हुआ है। वर्षों से संत समाज गंगा की सफाई के लिए आंदोलन कर रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन से गंगा के धरती पर आने की पौराणिक कथा सुनी। ये वो कथाएं हैं जिनमें गंगा पवित्र, पापनाशिनी और मोक्षदायिनी नजर आती है। आइए जानते हैं क्या है गंगा से जुड़ी ये आस्था। भारतीय वेद पुराण में देवी गंगा के धरती पर आने की कई कहानियां हैं। हिंदू मान्यता है कि जब ब्रह्मा ने विष्णु के वामन अवतार के पैर अपने कमंडल से धोए, तो उसी से गंगा का जन्म हुआ। गंगा ब्रह्मा के कमंडल में रहने लगी। कहते हैं एक बार राजा सागर ने पूरी धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें उसके 60,000 बेटे अश्वमेध के घोड़े के पीछे थे। उन्होंने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बंधा पाया। कपिल मुनि उस वक्त तपस्या में लीन थे। जब राजा सागर के 60,000 बेटे वहां पहुंचे और उन्होंने कपिल मुनि का मजाक उड़ाया, तो उनकी गुस्साई नजरों से सभी बेटे भस्म हो गए। बस राजा का आखिरी बेटा अंशुमन बच गया। उसने ऋषि से अपने भाइयों की आत्मा को मुक्त करने की गुजारिश की। ऋषि ने कहा कि वो ब्रह्मा से गंगा को धरती पर भेजने के लिए मना ले। इस काम में 7 पीढ़ियां लग गईं। 8वीं पीढ़ी में राजा भगीरथ पैदा हुए। उन्होंने कठिन तपस्या की और उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी गंगा को धरती पर भेजने के लिए राजी हो गए। लेकिन धरती पर कौन था जो गंगा के तेज बहाव को काबू कर पाता? फिर भागीरथ ने हिंदुओं के 3 देवों में से शिव को मनाने के लिए उनकी तपस्या की। जब भगवान शिव खुश हुए तो उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को बांध लिया। इसके अलावा महाभारत में भी गंगा की बात आती है। गंगा किनारे बसे राज्य हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक बार शिकार पर निकले तो उन्होंने नदी किनारे एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा। उन्होंने उससे शादी करने के लिए कहा। वो गंगा थी। वो शादी के लिए मान गई। लेकिन कहते हैं शादी के पीछे भी एक वजह थी, 8 वसुओं को श्राप से मुक्त करने का।
ये 8 वसु गंगा के पुत्र रूप में पैदा हुए, जिनसे 7 को गंगा मुक्त करा पाई, लेकिन 8वें पुत्र को राजा शांतनु ने रोक लिया। हिंदू मान्यताओं में गंगा को लेकर और भी कई कहानियां हैं, लेकिन इन मान्यताओं पर ही सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है। बहरहाल बात मान्यताओं की नहीं है, बात है गंगा के वजूद को बचाने की, ताकि आने वाले वक्त में किसी दूसरे ग्रह के लोग आकर यह अंदाजा न लगाएं कि कभी जमीन पर पानी भी बहता था, जैसे आज हम मंगल पर जाकर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हे गंगा, हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।